चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम जो हैं वो आ जाने हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और सभी की निगाहें इस बात की तरफ टिकी हुई हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो क्या इशारा करेगा, किसके सर पर ताज सजेगा और किसे मिलेगी विपक्ष की कुर्सी। बारीक नजर रखेंगे, विश्लेषण साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं सबसे पहले। तो आपको बताएं, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी और तकरीबन 4000 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 4442 प्रत्याशी हैं इन 5 राज्यों के। कुल मिलाकर अगर सभी दलों की बात करें जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी समर में उतरे, और मतगणना जल्द ही शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 18वें विधानसभा के गठन के इंतजार की घड़ी कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 7 चरणों के मतदान के बाद परिणाम आज घोषित होने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। सभी मतगणना केंद्र पर पर्यवेक्षक, मतगणना कर्मी, सुरक्षा बल और प्रत्याशी, इनके पहुंचने का सिलसिला भी सुबह से ही जल्दी से शुरू हो गया था और अब 20 मिनट के बाद 8 बजे से मतगणना यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि जो शुरुआती दौर रहता है मतगणना का वो बहुत धीमा होता है, लेकिन दोपहर के बाद इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकेगा कि आखिर हवा का रुख किस तरफ है। क्या हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, योगी आदित्यनाथ की तरफ बह रही है, या फिर हवा साइकिल और समाजवादी पार्टी के कार्यालय की तरफ बह रही है। पंजाब में भी इसी तरह से रुझानों में आम आदमी पार्टी बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। सुबह अपडेट्स और खबरें इस तरह की भी आई थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में प्रत्याशियों के घर मिठाइयां बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन मिठाइयां किसके मुंह लगेंगी, मिठाइयां किसे बांटने को मिलेंगी, ये तो मतगणना के आंकड़े आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। हम लगातार नजर इस बात पर बनाए हुए हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की करें तो 4442 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। 560 महिलाएं भी हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 75 जिलों में 403 विधानसभा सीटों की गिनती 84 केंद्रों पर शुरू होगी और सुबह 8 बजे से यह गिनती शुरू होनी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्टल काउंट किया जाएगा 8 बजे से और आधे घंटे का तकरीबन समय पोस्टल काउंट में लगेगा। उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि ईवीएम का पिटारा खुलेगा सुबह 8:30 बजे। करते हैं, हमारे साथ विनोद कपूर जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है प्रोफेसर विधु रावल जी आपका। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई। जोश इसलिए अच्छा है क्योंकि देश की जनता ने और इन प्रदेशों की पांचों प्रदेशों की जनता ने तय कर दिया कि वो विकासवादी भाजपा के साथ जाने वाले हैं, वो राष्ट्रवादी भाजपा के साथ जाने वाले हैं। वंशवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी विपक्षियों को छोड़ रहे हैं वो सभी लोग जी। इसलिए जोश आए है। यह भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय है। यह आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब गरीब, वंचित, शोषित ने तय कर दिया कि वो इन लठैतों से डरने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र की असली अभिव्यक्ति आज होने वाली है। लोकतंत्र हमारा 72 वर्ष पुराना हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि आज वो अपने जीवंत काल में हो जाएगा। आज वो अपने पूरे शबाब पर आ जाएगा, पूरे चरम पर आ जाएगा। जो हम रीप करना चाहते थे, असली लोकतंत्र की आज जीत होने वाली है।
जहां पर प्रोफेसर साहब दबंगों को हटाकर बिल्कुल आम जो लाभार्थी है, हाँ, जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम थंबिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लंबे समय तक रहे उत्तर प्रदेश के अंदर भी, क्या वो फैक्टर्स मानते हैं? प्रियंका गांधी की सभाएं जो होती है, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन सभी एग्जिट पोल हम देख रहे हैं सीटों की संख्या सिंगल डिजिट में है। समाजवादी पार्टी एक तरफ, रुख ऐसा एक बार बीच में हवा बनाई गई या कोशिश इस तरह की हुई कि इस बार महाराज जी को भी पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी भी है कि अंडर करंट बहुत ज्यादा था लोगों के अंदर। क्या नोट किया विदु जी आपने? आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? अंडर करंट बहुत ज्यादा था। हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा समाचार है, हाँ। वो ये है कि गरीब अपने आप में एक वोट बैंक बनकर उभरा है। शोषित वंचित जो है वो एक वोट बैंक बनकर उभरा है, और उसने तय किया कि अंत्योदय के विचार वाली भाजपा, वो भाजपा जो कि गरीब उत्थान का काम कर रही है, जो गरीब कल्याण के प्रति समर्पित भाजपा है, जिसने अपने आप को पिछले 7 और 8 साल में प्रूव किया है। तो गरीब जिसको केवल जो है उसकी जाति के नाते उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को छोड़कर अब वो गरीब एक जाति बन चुकी है। अब ये वंचित जो समाज है, जो लाभार्थी समाज है, जिसको हमने सामाजिक सुरक्षा दी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बाबा जी की सरकार ने जिसको लठैतों से बचाया है, बदमाशों से बचाया है, जिसको हर प्रकार के आर्थिक और सामाजिक शोषण से बचाया है, आज वो बड़ी संख्या के अंदर और साइलेंट मेजोरिटी बनकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने बड़े स्केल पर आ रहा है, मुझे लगता है कि आज के चुनावी जब नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद अगले 2-3 दिन तक चुनावी विश्लेषण ये होगा, बड़े बड़े विश्लेषक पंडित जो हैं इस पर चर्चा करेंगे कि गरीब अपने आप में एक वोट बैंक बना है और उसने तय किया है। यह भी एक बात ऐतिहासिक बताना चाहता हूं, जो लोग गरीब को जातियों में बांटकर उनकी राजनीति करते रहे, उनको बापोती समझते रहे, उनको भी कभी गरीब ने सत्ता में आने के बाद दोबारा उनको वोट नहीं दिया। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता के साथ गरीब जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर सत्ता ने गरीब का शोषण किया, यह पहली बार हो रहा है कि गरीब किसके साथ जा रहा है? जो इनकम्बेंट है। इसका मतलब वास्तव में गरीब के लिए काम हुआ है। यह मुझे लगता है सबसे बड़ी हेडलाइन होने वाली है। जब तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, इन लोगों ने हल्ला बहुत मचाया। ठीक है सर। ये लोग हल्ला मचाने वाले लोग थे, ये लोग लठैत थे, ये समाज के ठेकेदार बने हुए लोग थे, लेकिन जो साइलेंट मेजोरिटी है, जो गरीब समाज है, उसकी वोट जो है, उसकी वोट से भाजपा। ठीक है, मैं विदु जी वापस आता हूं आपके पास। राय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है। एक रिएक्शन मैं सबसे पहले आपका लेना चाहूंगा सर। जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें संतोषजनक परिणाम नहीं है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, आपके पंजाब के लिहाज से भी एक रनिंग गवर्नमेंट जो है वो भी पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते केवल सब कुछ अनुमान है। आपकी पहली रिएक्शन चाहूंगा, क्या कुछ चल रहा है मन में इस समय? केशव जी, देखिए, जिस प्रकार आपने कहा है कि क्या चल रहा है मन में चल रहा है कि जिस प्रकार मेरे भाजपा के प्रवक्ता अभी मेरे साथी कई प्रकार की बातें बता रहे थे, गरीब की, वंचित की, कानून व्यवस्था की और अनलोकल, देखिए शब्द हैं जो चले गए हैं राजनीति से। जहां तक डायरेक्ट रूप से हम गरीब की बात करते हैं, सीधा गरीब के संबंध की बात करते हैं। गरीब के लिए राशन महंगा है, गरीब के लिए रसोई दूर हो चुकी है। सरकार की सजनों योजनाएं लेकर आए थे, वो सारी की सारी योजनाएं वास्तविकता में धरातल पर सच्चाई में नहीं दिखाई देती। हम उस पर बहस नहीं करते क्योंकि विषय आज चुनाव परिणाम का है। आपने कहा कि किस प्रकार के परिणाम आप समझते हैं। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता ने लोकतंत्र में इस पर्व में अपने मत का अधिकार जो है वो वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर दिया है। वो समझते हैं कि देश में इस प्रकार जो योजनाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की चल रही है, कहीं ना कहीं किस प्रकार से जनता क्या चाहती है, उसका रिएक्शन, उसका आज एक प्रतिरूप आपके सामने आएगा। हम सब उस पर दिन भर चर्चा करेंगे। जहां तक बात है उम्मीद, देखिए, हमने उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश में हमने विपक्ष की भूमिका में रहकर एक जबरदस्त तरीके से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने काम किया है। गरीबों के बीच में रही है, समाज के बीच में हर मुद्दे को उठाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि शानदार प्रदर्शन हर हल्के से, हर बूथ से, हर इलाके से, हर जाति, धर्म, भाषा क्षेत्र के नस्ल के हर आधार पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश से हमें मत मिलेंगे। हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। रही बात पंजाब की, पंजाब में जिस प्रकार से एग्जिट पोल आपने बताए दिखाए हैं, उस पर हम, आपने भी कहा, हम भी मानते हैं कि अभी बहुत दूर है उस पर उसको परिणाम समझना। हम अभी, क्योंकि चंद घंटों
के बाद सामने आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिस प्रकार हमारे नए मुख्यमंत्री चन्नी जी ने पंजाब में आकर एक आम आदमी व्यक्ति के रूप में कार्य किए हैं समाज के हर तबके के लिए, तो हमें उम्मीद है कि जनता हमें समर्थन देगी। और रही बात उत्तराखंड की, गोवा की और मणिपुर की, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का पहले से शानदार प्रदर्शन आएगा और हम इन प्रदेशों में सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात राय सिंह जी, लोकतंत्र में उम्मीद ही है अब भी आपको? और आप बताइए क्या करें, नहीं, आप बताओ भाई भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये सवाल कर लेता हूं, वो कहेंगे हम आश्वस्त हैं, हम सरकार बना रहे हैं, और नहीं भाजपा आप कह रहे हैं कि हमको उम्मीद है, तो मतलब कुछ अभी डाउट लग रहा है क्या सर? नहीं, देखिए भाजपा के प्रवक्ता देश में जितना छोटा नेता भाजपा को होता है उतना झूठ बोलता है, उससे बड़ा उससे झूठ बोलता है, उससे बड़ा वहां झूठ बोलता है। इनकी बातों में हम नहीं जाएंगे, हमें केवल सच्चाई का पता है। आप इस तरह से कह रहे हैं, अभी एग्जिट पोल्स ने बता दिया है उनको, आप मानेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, झूठ बोलेगा, हम नहीं मानेंगे जब तक परिणाम सामने नहीं आएंगे। केशव जी नहीं मानेंगे, ये अनर्थक बहस का कोई विषय नहीं है। राय सिंह जी, अपने गुस्से को नहीं, हमारा गुस्सा नहीं है, राय सिंह जी, हमें सद्भावना के साथ गुस्से को आप रिजर्व कर सकते हैं। चुनाव के नतीजे जब आएंगे, ये गुस्से को तब तक के लिए रिजर्व कर लीजिए। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, गुस्सा नहीं है, आपकी लड़ाई प्रदेश और देश की वास्तविकता है। जनता के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं। नहीं केशव जी, आप अगर केशव जी आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, थोड़ा शांत रहिए, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए वेदू जी, मैं केवल आपके अनर्थक शब्दों को या व्यापक रूप से जो सम्मान आप बातचीत करते व्यवहार में रहते उसमें नहीं जाऊंगा। मेरे मित्र, सच्चाई आपके सामने आएगी। ये गरीब की रसोई पर आपने प्रहार किया है, समाज में हर प्रकार के। राय सिंह जी, आप एक बात बताइए मुझे, अभी एग्जिट पोल्स हैं वो आपको 1 से लेकर और 10 सीटें तक दिखा रहे हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? देखिए एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं वो आपने देख बिल्कुल नहीं माने। 10 का मैं 20 मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ, 40 मान लेता हूँ सर, वो 202 के पार तो नहीं होगा ना। मेरा सवाल तो वो है सर। मैंने ये तो नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे उत्तर प्रदेश में, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा, मेरे शब्दों को बताइए, हम विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है, शानदार प्रदर्शन हमारा होगा। पिछली हमारी विपक्ष भी नहीं था। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त विनोद कपूर जी भी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी या तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अभी बात करें, उत्तर प्रदेश को हम सेंटर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश ही है। पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड पर भी हम बात करेंगे। तमाम राजनीतिक दल बहुत ज्यादा पीछे हुए नजर आ रहे हैं। बीच में एक दौर ऐसा भी चला था जब लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ के बीच, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ग्राउंड मैनेजमेंट है, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसका असर जो है अब इन एग्जिट पोल के अनुसार तो कम से कम दिख रहा है। आप क्या कहेंगे विनोद जी? जी, पर मैं आप लोग से एक यही कहना चाहूंगा कि जो आज की परिस्थिति है उसके अंदर जो सेंटर के अंदर भी जो मैंने देखा है, जो हमारे नेताजी हैं, अपना मोदी जी हैं या और हमारे बड़े नेताजी हैं, इनका बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट के ऊपर चल रहा है, अच्छी सरकार दी है, अच्छे कार्यक्रम दिए हैं और इन्होंने हर जगह, कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर है, इन्होंने पूरे राष्ट्र को एक बहुत मजबूत संगठन के रूप में और एक पार्टी के रूप में इन्होंने हर गरीब से लेके अमीर तक इन्होंने सपोर्ट की है, जो कि आज तक की पुरानी किसी सरकार ने इस हिसाब से किसी को दायरे में रख के काम नहीं किया था। आज आप देखिए, यानी आप कह रहे हैं कि लोगों से सीधा जुड़ाव जो है वो प्लस पॉइंट बना है चुनाव में पार्टी के लिए। तो आज की डेट में जितना भी है, क्योंकि बीजेपी मैंने देखा है कि बहुत ही मजबूती से काम कर रही है और राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल जो इनके कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से काम कर रहे हैं, नेता के आदेश। भाई और किसी विषय पर इनका ध्यान आकर्षण कराओ केशव जी। सर ये प्रवक्ता थोड़ी ना है सर, राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं। नहीं,
विश्लेषक ने कोई बात कही है 2 मिनट में? भाई साहब आप 2 मिनट तक विश्लेषक ने कोई बात कही है केवल और केवल मोदी में? अरे नहीं इस प्रकार के नहीं। राय सिंह जी भाई साहब जो आज मौजूदा सरकार है तो उसके बारे में जरूर किया जाएगा। अगर जो राय सिंह जी जो मौजूदा सरकार है बोलने लायक कंटेंट होगा वो राहुल गांधी की जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में जरूर बोला जाएगा। जो काम करेगी बोलने लायक वो बोल देंगे राहुल गांधी। वो कोई राजनीतिक आदमी थोड़ी ना सर। आज आपकी पार्टी चुनाव हुए हैं, आज कोई भी पार्टी चुनाव में 23 में भाजपा आ रही है। आप क्या है देश के? आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आज भाजपा की चेहरे पे कमल का फूल लगाकर आया करो। नहीं हम नहीं लगाएंगे भाई साहब। जो सरकार भाई साहब जो सरकार राय सिंह जी वो अपनी बात रख लेते हैं, फिर मैं वापस आ रहा हूं। राय सिंह जी अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं। तभी तो उनको कह रहा हूं मैं। राय सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुनिए। परिणाम देखिए। आप इसको रोकिए। राय सिंह जी एक बार सुन तो लीजिए उनकी बात। आप राय सिंह जी सुनिए। आप क्यों बौखला गए हैं सुबह के वक्त में? आप कृपया शांति रखिए, अभी तो रिजल्ट आने हैं हमारे लिए। आप सुनिए चर्चा मत कीजिए भाई साहब। आप सुनिए, मैं आपका आदर करता हूं। आप सुनिए, धैर्य से सुनिए आप बात को। हम भी आपका आदर करते हैं लेकिन विचारों का नहीं। आप जब बोल रहे थे मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया आप शांति से सुनिए। आज कोई भी पार्टी विचार कीजिए, सच्चाई बताइए। अरे गरीब के लिए क्या किया है? कपूर राय सिंह जी बोलिए। राय सिंह जी बोलने तो दीजिए, उन्हें बोलने तो के लिए क्या किया है? सच्चाई कहाँ पर है? राय सिंह जी हम आपकी एक बात समझ। राय सिंह जी आपसे केवल मास्टर यहाँ पर बैठकर भाजपा के नेताओं को, भाजपा सरकार को खुश करने की जरूरत। आज देखिए सेंटर के अंदर जो सरकार है हम उसका जरूर विश्लेषण करके आपको बताएंगे, चाहे वो ए पार्टी है चाहे वो बी पार्टी है। आप कृपया ध्यान से सुनिए। जब आपकी पार्टी सेंटर में थी तो कभी आपका इस तरीके से प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट किसी ने रेज किए? आज का जो विश्लेषण है हम उसके ऊपर आपको बता रहे हैं कि आज जो सेंटर में भी गवर्नमेंट है, चाहे किसी की भी है, अगर अच्छा काम कर रही है तो हमें उनको जरूर प्रेस करना चाहिए। और इसलिए हमारे देश के लिए एक अच्छा सुशासन। भाजपा के प्रवक्ता के रूप में राय सिंह जी मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात उस चीज की करूंगा। देखिए आपने इतना तो स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में सरकार आप नहीं बना रहे। मैं पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, फिर हम पंजाब के ऊपर आएंगे। कमी कहां रही? क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कोर वोट बैंक बनाने की कोशिश आप लोगों ने की। किस तरह से टिकट वितरण शुरुआती दौर से ही किया गया, थोड़ा उलटपुलट भी उसके अंदर हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ये चीजें और होती तो हमारे एग्जिट पोल्स के अनुसार भी परिणाम कुछ और आ सकते थे? क्या ग्राउंड लेवल पे कुछ कमी थी या कुछ और लगा आपको? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़ने का काम राय सिंह जी को पहले तो विदु जी को कहना विश्वास रहे, सुनने की उम्मीद रखें। ठीक है बोलिए राज। नहीं बीच में टोका टिप्पणी मुझे इतनी आती है कि आप बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। देखिए केशव जी, जहां मैं डर गया आपकी धमकी से मैं डर गया। धन्यवाद। देखिए जहां अब मैं नहीं बीच में बोलूंगा, अब मैं नहीं बीच में बोलूंगा। लेकिन लड़कियों को लड़ाकर प्रियंका गांधी जी कहां चली गई? लड़कियों को, यूपी की लड़कियों को लड़ाकर प्रियंका जी कहां चली गई? ये तो बता दीजिए। ये भी एक विश्लेषण का नया तरीका है, डिबेट का नया तरीका है कि आप अपने तरीके से अपने समय में भी बात रखेंगे और जब हमारा समय आएगा ठीक है विदु जी, एक बार उन्हें अरे भाई विदु जी, इस प्रकार को हम समझते हैं कि चैनल के महत्व को रहने दीजिए। हमारे भाई केशव जी बड़े समझदार एंकर हैं, समझते हैं बात को, राजनीतिक बात को समझते हैं। किससे बात सुनिए? ठीक है सुन रहे हैं, बोलिए आप। देखिए केशव जी, जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार चुनाव का प्रबंधन हमारा रहा है, हमने एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाई है। आप 2017 से जब से चुनाव के परिणाम, विधानसभा के चुनाव का समय कुछ बीता, तो हमने लगातार हर मुद्दे पर, आदरणीय प्रियंका जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नेताओं के साथ हर मुद्दे पर बात रखी। आप चाहे कोरोना का काल देख लो, आप चाहे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती देख लो, इस प्रकार बाहुबलियों ने जिस प्रकार लगायत की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार गोलीबारी हुई,
लोगों को मारा गया, उनके खिलाफ दलितों पर प्रहार हुआ, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमारी आदरणीय नेता ने जबरदस्त तरीके से वहां पर जाकर उनके साथ बैठकर उनका दुख साझा किया है। रही बात कार्यक्रम की, देखिए एक चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनावी प्रक्रिया में लगातार, क्योंकि भाजपा वहां पर सत्ता में रही है पिछले 20 सालों में, कभी बसपा के साथ तो कभी किसी के साथ, इनका लगातार इनकी ए और बी टीम काम करती रहती है चुनाव में, और सपा भी सरकार में रही है। तो हमारी चौथे नंबर की पार्टी, और हमने उस पार्टी के उस ग्राउंड पर रहकर, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर हमने लोगों की बात को समझा, विपक्ष की भूमिका को उठाया और हर तरीके से लोगों के बीच में रहे। तो हमें उम्मीद है कि हमारा झंडा, हमारी विचारधारा, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हर उस इलाके में गए जहां पर लगता था कि भाई कांग्रेस यहां पर बिल्कुल कमजोर है, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से एक मजबूत तरीके से शानदार। कितने सीटें मान रहे हैं राय सिंह जी, कितनी सीटें मान रहे हैं अपनी आप? ये आकलन जो है ना, सीटें तो आपके सामने आएंगी शाम तक। राय सिंह जी जो ग्राउंड पे जाता है वो सीटें बता सकता है सर, ग्राउंड पे जाने वाला तो गिनती काउंटिंग रखता है अपनी उंगलियों के ऊपर, बूथ एजेंट, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबके नाम ऐसे रटे हुए होते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। हमारा शानदार प्रदर्शन, पहले हमारे 3 विधायक थे, उनसे बढ़िया रहेगा, और हमारी वोट प्रतिशत जो है पहले से बहुत अधिक रहेगी। कितनी? और एक सर उम्मीद तो लगाकर चले होंगे ना, कोई भी दौड़ लगाता है तो एक निशान तो तय करता है कि भाई वहां तक तो पहुंचूंगा कम से कम, तो सीटें तो आप लोगों ने तय की होंगी। ये इस दौड़ में निशान लगाने का जो फार्मूला है, जो वो जनता तय करती है, व्यक्ति नहीं कर सकता। ये राजनीति है केशव जी, इसमें केवल मैं दौड़ लूं, और मुझे इस प्रकार से झूठ बोलने की आदत भी नहीं है जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। सर ये परिकल्पना नहीं है, ये मैं गणना पूछ रहा हूं आपसे, ये मैं परिकल्पना नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं वापस आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है पहले, राय सिंह जी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बताएं, गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, 8 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल वोट जो है वो काउंट किए जा रहे हैं, उनकी गणना है, और फिर 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी। अभी पोस्टल वोट सबसे पहले काउंट किए जाने हैं, दोपहर के बाद नतीजे आने जो है, रुझान आने, वो साफ तौर पर शुरू हो जाएंगे कि किस और हवा बह रही है। लेकिन अगर शुरुआती दौर की बात करें तो आपको बताएं, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं, कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बताएं, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा चूक जो है वहां पर ना होने पाए। प्रवक्ता रितु सिंह जी भी जुड़ी हैं। रितु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सॉरी सर, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मैं बीएसपी में नहीं हूं, मैं बीजेपी में हूं। मैं करेक्ट करता हूं रितु जी, मैं वापस आता हूं आपके पास थोड़ा सा करेक्ट करके टीम के द्वारा। तब तक मैं एक बार राय जी के पास आ रहा हूं, राय सिंह जी के पास। राय सिंह जी, अपनी बात रखिए, आप तब तक अधूरी रह गई थी। बातें, कुछ मुद्दे थे। आपने कहा कि एक आकलन क्या है, एक गणना क्या है, एक निशान क्या है, एक सीमा क्या है, वो नहीं होता। राजनीति में सीमाएं, राजनीति में पद, राजनीति में जो इस प्रकार की संख्या होती है वो जनता तय करती है। और हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमारे मुद्दों के आधार पर, जो हमारी विचारधारा के आधार पर, और जिस प्रकार हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में कार्य किया है, हम उम्मीद करेंगे एक सम्मानजनक तरीके से शानदार प्रदर्शन वोट प्रतिशत के आधार पर हर बूथ से हमारा निकलेगा। और हमारे नेता ने कहा है, बड़ा स्पष्ट किया है, रात को भी उन्होंने पत्र जारी किया है कि हमने मेहनत की, जनता तय करेगी कि हमारी स्थिति वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहां होगी। हमें हर परिणाम को स्वीकार करना है, और अच्छे राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए जो भी सरकार बढ़ेगी, जो भी लोग चुनकर आएंगे, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम समर्थ भारत चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार पूरे देश में अपनी विचारधारा के आधार पर समाज में हर तबके को साथ लेकर चलना चाहते हैं, आवाज को उठाना चाहते हैं। राय सिंह जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं अब थोड़ा सा अपना भी आकलन कर देता हूं सर। कांग्रेस जो है वो ग्राउंड से गायब रही, भीड़ भड़ाका देखने को मिला। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जब रोड शोज हुए, रैली हुई, उसमें भीड़ मैनेजमेंट आप लोगों ने किया, लेकिन उस करंट को, उस भीड़ को आप वोटों के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप समझिए इस बात को थोड़ा सा।
ये इलेक्शन साइंस है जो समझनी पड़ेगी। जो ग्राउंड रूट पर, ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करने का ढांचा कभी कांग्रेस के पास हुआ करता था, वो आज की तारीख में गायब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में घूमने के दौरान, नोट करने के दौरान, सर्वे के दौरान ये बातें हमने भी महसूस की कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग जो पुराने हुआ करते थे कभी, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि पार्टी की विचारधारा है, ठीक है, लंबे समय से जुड़े, लेकिन वोट जो है वो तो इस बार महाराज जी को देंगे। अब वोट आप किसे दे रहे हैं इसका कोई दूसरा मैटर हो सकता है अलग से, लेकिन विषय यहां पर यह है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो जिस तरीके से चेन स्ट्रक्चर रहता है नीचे के कार्यकर्ता तक पहुंचने का, और कार्यकर्ता के जरिए फिर ग्राउंड रूट तक, वोटर तक पहुंचने का, वो केवल भीड़ भीड़ में नजर आया, वो वोट कन्वर्ट नहीं कर पाए आप लोग। देखिए केशव जी, आपने जो इतना विश्लेषण किया है मैं उसका 80% भाग को स्वीकार करता हूं, केवल दो बातें नहीं मानता, क्योंकि आप भी पत्रकार है, हम भी प्रवक्ता है, और हम भी जमीन पर राजनीतिक रूप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वीकार कर रहा हूं सर। पहली बात कि आपने कहा कि वो वोट में तब्दील नहीं हुआ, एक बड़े व्यापक तरीके से वोट में तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति, हमारा सम्मानित नेता अपने गांव से, अपने मोहल्ले से निकलकर रैली में आया है, वो जरूर हमें अपने बूथ पर जाकर वोट देगा। ठीक है, वो व्यापक रूप से लोगों को नहीं जुड़ा पाया, कारण उसका रहा है। और दूसरी बात आपने कही कि सबने कहा कि बाबा जी को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। ये शब्द जो है पत्रकार के नहीं होते। आपने कितने लोगों से बात की कि बाबा जी को वोट देंगे? ऐसे नहीं, वोट कहीं भी देंगे, वोट तो कोई एक ऐसी ना, आप मुझे स्वीकार मत कीजिए, मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं स्वीकार करने के लिए, लेकिन मैंने जो बात की वो मैंने बताया। नहीं, राय सिंह जी सुनिए एक बात मेरी, राय सिंह जी एक बात सुनिए, मैं चुनाव लड़ने का जो तरीका है कांग्रेस वो भूल चुकी है, इस बारे में मैं बात कर रहा हूं सर। आप महिलाओं को अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने किया ना, भाई बेटी हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के जरिए और अपनी फंक्शनिंग के जरिए किसे साधने का प्रयास किया गया? महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया। अब केवल एक कैटेगरी को वोट बैंक मानकर आप पूरा चुनाव निकाल ले जाएंगे। अब दूसरी बात जो हमारी अंतिम बात रह गई थी वो ये है कि हमने चुनावी प्रबंधन को पूरे महत्वपूर्ण तरीके से, पूरे सजग तरीके से, सार्थक तरीके से लोगों में अपनी बात को पहुंचाया। हाँ, आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप घूमे हैं, आपने चुनावी विश्लेषण वहां पर किया है कि वहां पर सत्ता पक्ष भाजपा है और विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी, उसका गठबंधन मजबूत रहा है। तो कहीं ना कहीं वोटर जब वोट डालता है, जब मतदाता जाते हैं, वो समझते हैं कि हमें किसको हराना, किसको जिताना है। तो कई बार इस प्रकार के जो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम कह सकते हैं, आपको भी इसकी बात की समझ है कि वहां पर हो सकता है कहीं ना कहीं हमें वोट ना मिले, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता और हम समझते हैं कि हमारा झंडा, हमारा जो विचारधारा का तरीका था, हमने हर बूथ पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में हम सशक्त रूप से, शानदार तरीके से आगे बढ़े हैं। और यही बात प्रियंका जी ने जो बात रखी है, मैं राय सिंह जी आपकी ये बात भी मान लेता हूँ। सुनिए तो राय सिंह जी, मैं ये बात भी मान लेता हूं कि भाई प्रो इनकम्बेंसी जो है उसका लाभ मिलता है, जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसको फायदा मिल जाता है। तो पंजाब में क्या हुआ सर? पंजाब में क्या कह रहे हैं आप पंजाब में देखिए, पंजाब में कमजोर है ना। मैं तो अभी एग्जिट पोल के अनुसार बात कर रही हूं भाई। अरे मेरे मित्र, कांग्रेस की सरकार बन रही है, कैसे बात कर रहे हैं? आश्वस्त हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त हो। अभी मिलेंगे आपको, हम बात करेंगे कैसे हम जीत रहे हैं, शानदार तरीके से। मतलब ये जो सर्वेज आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा बढ़त बता रहे हैं। मैं आता हूं विदु जी, इस सवाल के बाद तुरंत आ रहा हूं। जो आम आदमी पार्टी की बढ़त बता रहे हैं, अकेले दम पर सरकार बनाती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, आप खारिज कर रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल, तुरंत एकदम स्पष्ट रूप से खारिज करता हूं कि हम उम्मीद करें, देखना आप, अभी सरकार चुनाव परिणाम आएंगे, शाम तक क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन होगा, उत्तराखंड में सरकार बढ़ा रहे हैं, पंजाब में सरकार, गोवा में सरकार बढ़ा रहे हैं, मणिपुर में सरकार बढ़ा रहे हैं। मैं पंजाब पर आता हूं विदु जी। देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर आपने कुछ सवाल पूछे थे, मैं चाहता हूं पहले, ठीक है, मैं उन पर कुछ बताऊं। बिल्कुल। देखिए देखिए, राय सिंह जी का विशेष अधिकार है, वो स्वप्न दुनिया में रह सकते हैं, सपनों में रह सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा जो विश्लेषण है, मेरा जो स्थिति को लेकर विश्लेषण है, ये जो ऑन एंड ऑफ राजनीति है ना जी, जिस प्रकार की पहले राहुल गांधी किया करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जब वो 2017 तक उन्होंने अपना किया, कभी भट्टा पसोल में चले जाया करते थे, दिल्ली से एक दिन मन करना कि पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे, पिकनिक मनाने,
यूपी के अंदर गरीब लोगों का मजाक उड़ाने वाले सरकार जाया करते थे। राय सिंह जी बीच में नहीं है, वो बोल रहे हैं राय सिंह जी ना, ये तरीका बिल्कुल गलत राय है। सिंह जी अच्छी बात नहीं है। राय सिंह जी आपने जब तक बोला वो सुन रहे थे। राय सिंह जी ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक नहीं। मेरा केशव जी आपसे एक प्रश्न है राय सिंह जी सर मैं पूरा मौका दूंगा सवाल पूछने का, पूरे दिन सवाल पूछिएगा आप। मैं आपका लेकिन अभी बारी बारी से आ रहे हैं सर। आपके कहने पर मैं चुप हो गया था। विदु जी बोलिए। आपने मुझे कहा, बड़ी मुश्किल से चुप हुए थे आप। आपको तो ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म वाला जो मॉडल है, ये जिस प्रकार से पिछला चुनाव इन्होंने कहा, यूपी के लड़के जब अखिलेश यादव के साथ हाथ उठाकर कह रहे थे गठबंधन इन्होंने किया और जनता ने नकार दिया, अब ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा नहीं था विपक्षियों के साथ। खैर इनकी इसीलिए अपने ये इनकी आधारहीन बातों के कारण ही ये आज अप्रासंगिक हो चुके हैं। और अब आकर दादी की नाक वाली प्रियंका गांधी जी, जिनकी राइज टू फेम और क्लेम जो है उनका यही कि दादी से नाक मिलती है, वो वंशवादी जी, वो प्रियंका गांधी जी आकर यूपी में लड़कियों को लड़ाकर चली गई। उनको अलवर के अंदर लड़कियों की कोई चिंता नहीं है, जहां की सरकार है। उनको जयपुर के अंदर कदम उठाया ना, घटना होती है नहीं पता उनको। सुनिए भाई साहब, दादी जी की सशक्त महिला के रूप में देखते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं दुनिया मानती है उनको। आपके कहने से, आपके समझाने से, आपके इस प्रकार शब्दों से कुछ नहीं होने वाला है। राय सिंह जी देश समझता है, जानता है इंदिरा जी के महत्व को। आप समय नष्ट कर रहे हैं। दुनिया राय सिंह जी ये तरीका गलत है। राय सिंह जी प्लीज, ये तरीका गलत है। ना राय सिंह जी ऐसे बात नहीं बनेगी, ये तरीका गलत है सर। मैं एक एक करके सबकी बात दे रहा हूं, पूरा समय दे रहा हूं। आपको कितना समय दिया राय सिंह जी? आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, आप तो कैसे चलेगा ऐसे? देखिए, ये भी एक और कमी है जो अभी हमने डिबेट में देखी। ये जनता की बात सुनना ही बंद कर चुके हैं। ये अपने विरोध में इतना ये डिफेंसिव हो चुके हैं कि इनके बारे में कोई बात का प्रतिरूप हो गया जाते हैं। अरे आप एक दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हो, हम देश की जनता है, हम देश की जनता है। मैं वो बात करते हो आप। उसके अलावा ठीक है विदु जी, आपने अभी एक पत्रकार की निष्ठा पर सवाल, मैं एक फिनिश करता हूं जी, मैं केशव जी फिनिश करता हूं। अभी से पहले आप मैंने केशव जी की बात का सवाल कर चुके हैं। अभी आप पत्रकार को गलत कह रहे थे, अभी आप ये कह रहे हैं। नहीं सुनिए, देखिए मैं गांव से उठा हुआ, मैं गांव के परिवार से उठा हुआ, मैं देश की जनता हूं, आप भी देश की जनता है। राय सिंह जी समय ना नष्ट कीजिए, मुझे अंतिम बात कह दे दीजिए जी। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देश के अंदर अब परफॉर्मेंस का जमाना आ गया है। अब ये जो लोग ये जो लुभावनी बातें किया करते थे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटा दिया, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। गरीबी हटाओ के नारा ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, मैं वापस आऊंगा। मैं पंजाब के मुद्दे पर थोड़ी सी बात कर रहा हूं। हमारे साथ सारिका वर्मा जी जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैं वापस आऊंगा आपके पास। सारिका जी बहुत स्वागत है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। और इसके अलावा अजीत जी भी आ गए हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका भी। सारिका जी मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार हम ही रिपीट कर रहे हैं पंजाब के अंदर। आम आदमी पार्टी के सर्वेस के अंदर, एग्जिट पोल्स के अंदर जो नतीजे हैं वो केवल आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत नहीं है। सबसे पहला कमेंट भी इस बात के ऊपर चाहूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर उनको लगता है कि कांग्रेस जीत रही है। 4 घंटे में हम सबको ही पता चल जाएगा। पंजाब की जनता मन बना चुकी है चेंज के लिए, सभी एग्जिट पोल ने दिखा दिया है। अगर कोई सच देखना नहीं चाहता या सच का सामना नहीं कर चाहता तो हम उनको सहानुभूति देते हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस इकलौती एक पंजाब में ही पावर में थी, अब वो भी उनके हाथ से जा रही है क्योंकि जनता उनको नकार रही है। काम की राजनीति पे आजकल लोग वोट कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूं आज शाम तक भगवंत मान जी हमारे सीएम डिक्लेयर हो जाएंगे। ये नतीजे जो आए हैं सारिका जी अभी तक एग्जिट पोल के, और आप जो इतना आश्वस्त भी हैं सरकार बनाने को लेकर, वो क्या की फैक्टर्स है? अगर मैं 2-3 बिंदुओं की बात करूं जिसके आधार पर आपको लगता है कि ये कारण हुए जिसके कारण आम आदमी पार्टी, जो कि मेहनत इन 1 साल के अंदर नहीं की गई है, मेहनत तो बीते 4-5 सालों से लगातार पंजाब के अंदर चल ही रही है इस चीज को लेकर, लेकिन वो की फैक्टर्स क्या है जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इन पॉइंट्स पर काम किया और आज नतीजे उस तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल काम करके दिखाया। दिल्ली में हमारी 7 साल से सरकार है, जितने भी हमने चुनावी वादे किए थे सभी पूरे करे। स्कूल्स को हमने बहुत अच्छा बना दिया। दिल्ली के स्कूलों की चर्चा विश्व भर में हो रही है।
मोहल्ला क्लिनिक हमने हर वार्ड में बना दिए हैं, हमने हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिया। अब दिल्ली के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता हॉस्पिटल के लिए, कोई सर्जरी के लिए वेट नहीं करना पड़ता। ये मॉडल जो है वो विश्वास हमने करके दिखाया है कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति की बात कर रही है और पंजाब की जनता ने देख लिया कि ये मॉडल सही है। पिछली बार उन्होंने हमें 22 सीट्स दिए थे, मैं उम्मीद कर रही हूँ इस बार पूर्ण बहुमत देंगे और पंजाब के भी हम देखेंगे कि वहां पे एक मॉडल स्टेट बन के दिखाएंगे, मॉडल स्टेट बन करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं अब राय सिंह जी इसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि हमने पूरा कनेक्ट करके दिखाया चीजों को, लेकिन आप तो सिटिंग गवर्नमेंट थे सर, मुख्यमंत्री जब बदले गए उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि चीजें हो सकता है कि कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ये एकदम से सब कुछ अब जाखड़ साहब का राजनीति को छोड़ देना, संन्यास ले लेना एक तरीके से कहें, फिर सिद्धू जी के बीच, चन्नी साहब के बीच जो कुछ चीजें हुई वो सबके सामने छिपी नहीं, तो ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए चुनाव के समय तक, जिसका फायदा वो लेती हुई दिखाई दे रही है, साफ बता रही है सारिका जी। बिल्कुल। सारिका जी को अपने काम के प्रति और अपने पार्टी के प्रति समर्पण भाव से जो विचार रखने उन्होंने रखे हैं और वो उम्मीद करते हैं, उनका स्वागत है, उनका कार्य है। लेकिन सच्चाई जो है, अभी चुनाव परिणाम शुरू हुआ है, मतगणना शुरू हुई है और उसके बाद इस प्रकार से परिणाम आएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि सारिका जी इस प्रकार आज विपक्ष की भूमिका में है, इनकी पार्टी एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका में बैठेंगे और मिलकर पंजाब के लिए कार्य करेंगे। रही बात हमारे नेताओं के, आप कह रहे हैं कि उनके इस प्रकार से संन्यास लेना, वो पंजाब की राजनीति का एक अलग विषय है। उस विषय पर मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते विचार नहीं रख सकता, लेकिन एक बात थोड़ा साफ करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री राय सिंह जी ऐसे थोड़ी ना कन्नी काटते हैं सर। नहीं, मैं पूरी बात सुनो आप। मैं आदरणीय चरणजीत सिंह, आप हरियाणा के प्रवक्ता है, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी प्रवक्ता के रूप में आप बैठे हैं जिसमें हरियाणा शामिल नहीं है सर, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं पंजाब के बारे में नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं आप जो है मेरी बात तो पूरी सुनो गुरु जी, समझो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार आपने जाखड़ जी की राजनीति के बारे में कहा ना कि संन्यास ले रहे, उनका व्यक्तिगत फैसला है। अभी हम देखेंगे कि उन्होंने क्यों, आपके पास कोई ऐसा कोई आपके पास पत्र आया और उन्होंने संन्यास ले लिया तो हमें भी दिखाओ, उस पर बहस करेंगे, वो अलग विषय है। आप इस प्रकार से नहीं गए ना। जहां तक बात है चरणजीत सिंह जी की, उन्होंने काम किया 3 महीने में, पूरे देश ने देखा है, पूरे समाज के हर लोगों ने देखा है, उनकी लोकप्रियता आप लोगों ने तय की है, उसका परिणाम आने वाला है। राजनीतिक कारण क्या रहे हैं वो बात की बात है, अभी तो फैसला नहीं आया ना। मैं बात करूंगा उनके ऊपर भी। मैं अजीत जी के पास आ रहा हूं। अजीत जी, ये जो राम वाला कार्ड है, जो भगवा कार्ड है, वो काम करता हुआ दिखाई दिया उत्तर प्रदेश के अंदर? 100% काम करता हुआ दिखाई दिया। राम के नाम को तो दुनिया जपती है, इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। जैसे और पार्टियां हैं एक तरफ की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो राज किया है 5 साल, वो सभी लोगों को एक नजर से देखा है, सबका विकास हुआ है, सबका विश्वास हुआ है और मतलब आगे भी एक आम जनमानस जो है, गरीब से गरीब नीचे वाले तबके तक कोई भी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए गए, उनको राशन लगा लो या जो भी उनको दिया गया, जो मकान के पैसे लगा लो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम आदमी तक पहुंचा है। गरीब आदमी वहां खुश है। गरीब आदमी खुश होने के कारण ही आज योगी जी के नाम से वहां पे वोट मिली है और भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पे जो आपके आंकड़े के अनुसार योगी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, रमाकांत उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत जी, राजनीति का स्वरूप जो है वो समय समय पर बदलता रहता है। अब उस स्वरूप को कौन पहचान पाता है, वोटर के मन को कौन पहचान पाता है, वो फिर सत्ता पर काबिज हो जाता है। एक वो दौर था जब राम भक्तों पर गोली चला करके जो है सत्ता हासिल करने के गलियारे जो है राजनीतिक दल तलाशते थे, पहुंचते भी थे। एक वो दौर है जब चुनावी नारे इस तरह के बन जाते हैं, पॉलिटिकल जो प्रमोशन है उसके गाने इस तरह के बनने लगते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये राजनीति के बदलते स्वरूप को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से कैच कर पाई, ऐसा अभी तक के एग्जिट पोल्स तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से कम बता रहे हैं। मैं आपका आंकलन चाहूंगा इस विषय के ऊपर। देखो, इस बार जो आपने कहा राम कार्ड की आप जो बात कर रहे थे, राम नाम कार्ड पर जो खेला गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक अब इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा। जिस प्रकार से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और काफी लंबे मार्जिन से जीती, अच्छी सीट हासिल की, परंतु इस बार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफी कम नजर आएगा, मतलब गिरेगा, नीचे आएगा। इसकी सीटें काफी कम आएंगी। अभी देखना ये होगा, हम एग्जिट पोल पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, कई सही भी हुए हैं। तो होता क्या है कि गलत होंगे तो +-20-30 होगा सर। हाँ, वो 20 गवर्नमेंट लोस्ट वाली सिचुएशन तो नहीं है कम से कम। नहीं, यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस को अगर दिखा दिया है कि मतलब
बिल्कुल चौथे स्थान पर कि कांग्रेस की कोई सीटें नहीं है, मतलब बहुत कम सीटें दिखाई जा रही हैं, इतना भी सीटें उसकी कम नहीं आएंगी। आप कितनी मान रहे कांग्रेस की सीटें? कांग्रेस की सीटें मेरे अंदाज से तकरीबन 18 से 25 के बीच में आ जानी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। 18 से 20 कहां पर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड मान रहे हैं उपाध्याय साहब आप? क्योंकि अब जो कोर वोटर था, कोर वोट बैंक था, वो महिलाओं का बनाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। वाराणसी वाली बेल्ट में जो है वो ठीक ठाक सी प्रियंका गांधी रैलियां करती हुई, जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दी, लेकिन संगठन तो मजबूत था ही नहीं सर उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, संगठन मजबूत नहीं था, परंतु जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने जो महिलाओं के साथ में जो कार्ड खेला, एक युवाओं का जो रोजगारी का जो मुद्दा उन्होंने जो उठाया, वो कहीं ना कहीं बड़ा फिट बैठा और युवाओं के अंदर में जागरूकता आई। उससे हालांकि में फायदा सपा को भी पहुंचा है, उससे अकेला कांग्रेस को नहीं सपा को भी पहुंचा है। परंतु अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा मैं आगरा की बात करता हूं, वहां एक खिलागढ़ तहसील है, वहां पर पूर्ण बहुमत से वहां का उनका कैंडिडेट जीत रहा है। ऐसे ही कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो मेरे अंदाज से 18 से 25 के बीच में सीट कांग्रेस निकालेगी। दूसरा, हम बहुजन समाजवादी की पार्टी की बात करें, तकरीबन वो भी इतना जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बार सीट कम आएंगी। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का तो जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक रहा है, उसका कन्वेंशनल वोट बैंक रहा है, उसके पास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो आप किसे मान रहे हैं उपाध्याय साहब? ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें क्या है, जो एक तो मैंने पहले कहा महिलाओं का जो वोट है, जो युवा महिला है, खास करके युवा साथी है, उन लोगों का इस बार कांग्रेस की तरफ रुझान गया। कांग्रेस ने इस बार उन क्षेत्रों पर उन लोगों को डैमेज किया, हिंदुत्व का उन्होंने भी कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राम कार्ड खेल रही है, तो हम भी कहीं ना कहीं, वो भी मंदिर और जाते रहे, आप देखते रहे होंगे, कई मंदिरों में प्रियंका गांधी ने दौरे किए, राहुल गांधी जी ने भी गए, काशी भी गए, तो ये आता हूं सर मैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बार हिंदुत्व का जो वोट है, तो ब्राह्मण वोट है इस बार। क्या है, ये तो सर दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। अब आपको लगता है कि हिंदुत्व का अगर कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस अगर हिंदुत्व कार्ड खेलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ देगी? नहीं हो सकता है। नहीं, भाई नहीं, कांग्रेस चाहे कितनी मेहनत कर ले, लेकिन यादव वोट बैंक को तो अपनी तरफ नहीं लेकर आ सकती ना। कांग्रेस चाहे कितनी मेहनत कर ले, दलित वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ नहीं खींच सकती। तो कांग्रेस ने अपना वोट बैंक डेवलप करने के लिए कहां पर मेहनत की? दूसरे की सेंधमारी अलग बात है, अपना वोट बैंक क्या डेवलप किया सर? अपना देखो, एक तो उनका पहले से ही आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता आया है। इस बार तो समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी को लगभग मिला है। तो जो 60% वोट जो समाजवादी पार्टी को मिला है, पर लेकिन 40% वोट है वो तो कहीं ना कहीं बटेगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो कांग्रेस को भी गया है, भारतीय जनता पार्टी को भी गया है, बहुजन को भी गया है। तो वो इस प्रकार से वोट का डिवाइडेशन हुआ है। तो उसमें जो 25% में वोट मानता हूं 40% में से, तो वो कांग्रेस को वोट गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, विदु जी के पास आता हूं। विदु जी रखिए अपनी बात, फिर राय सिंह जी के पास आऊंगा इस बात को लेकर। देखिए, मैं जी रमाकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उनका एक मत हो सकता है। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है कि कितना लूजली राम कार्ड, हिंदुत्व कार्ड, कितना ये देश की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाते ये लोग। ये लोग 2014 से जिस प्रकार से एक अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव जो है उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं। ये बार बार जो है ये अपमानित करने की बात, राम कार्ड कोई नहीं है। देखिए, राम इस देश के आराध्य हैं, प्रत्येक मजहब के, प्रत्येक पंथ के आप आराध्य हैं, हम सब के पूर्वज हैं। ये इसमें कोई कार्ड वाला विषय नहीं है। हाँ, कुछ द्रोही हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कांग्रेस वाले लोग हैं, जो विदु जी मैं वापस आता हूं, एक बार मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक बार मैं रुझान बता दूं, सबसे पहले कुछ रुझान सामने आए हैं वो मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 93 सीटों की काउंटिंग के रुझान अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 58 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी 35 पर नजर आ रही है। तो अभी शुरुआती दौर में जो है ग्राफ तकरीबन हल्का सा ही ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर पंजाब की बात करते हैं, कुल मिलाकर 117 सीटें, उस पे 35 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस 13 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 17 सीटों पर रुझान बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल 4 पे है, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो है वो अभी 1 पर नजर आ रहे हैं। तो शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है। उत्तराखंड में 21 और 15, अभी तक 6 का 7 का आंकड़ा जो है डिफरेंस उसका दिखाई दे रहा है। यूपी के अंदर अभी लीड में बीजेपी है और आम आदमी पार्टी, राय साहब
पंजाब के अंदर लीड बना रही है अभी तक। राय सिंह जी। जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी विधु जी आप बोलिए तब तक। केशव जी जी विधु जी बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक क्या है, वोट बेस क्या है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बेस वो है जो मानती है कि भारतीय जनता पार्टी विकासवादी है, राष्ट्रवादी होने के साथ विकासवादी, हमने साबित किया। अभी यहां पर बिना जानकारी के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि किया क्या गरीब के लिए। उनको बता दूं कि हर एक महीने में 2-2 बार मुफ्त में राशन पहुंचा गरीब के यहां पर, और उसमें रास्ते में किसी कांग्रेसी दलाल को हमने डाका मारने नहीं दिया। गरीब के हाथ में जितना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो मामला है हमारा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी तो खुद कंसीड किया करते थे, जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब राजीव गांधी जी का वो भाषण आज तक सबको याद है, जब वो कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब तक 15 पैसे पहुंचता है। हमने ये बीच के 85 पैसे खाने वाले कांग्रेसियों को हटा दिया, देश की जनता ने हटा दिया। देश की जनता के पास जब अब मोदी जी 2000 रुपए भेजते हैं तो पूरे 2000 के 2000 मिलते हैं। जब राशन उनको मिलता है तो बायोमेट्रिक तरीके से, आधुनिक तरीके से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तरीके से उनके बीच में डाका मारने वाले के सिस्टम को हटा दिया। देखिए ये लोग राजनीति की बात कर सकते हैं, ये समाज को बांट सकते हैं, दलित में, स्वर्ण में, कहीं पर ब्राह्मण समाज की बात करेंगे, कहीं यादव समाज की बात करेंगे, कहीं गुर्जर समाज की करेंगे, कहीं जाट की करेंगे। भाजपा का कोर वोट बेस कौन सा इनमें से? भाजपा अगर इतने प्रचंड बहुमत के साथ आज फिर जीत रही है तो किसी जाति के आधार पर नहीं, केवल जातीय अस्मिताओं के आधार पर नहीं जीत रही। ये नोट करने वाली बात है। हमने प्रूव किया है, वी आर प्रूवन रिकॉर्ड, वी हैव अ प्रूवन रिकॉर्ड एंड वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्फ विद अ ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति का उदय करने का अगर सोच रखेंगे तो पूरी पंक्ति का उदय हो जाएगा। अंत्योदय का जो विचार है, गरीब उत्थान का जो विचार है, जो गरीब कल्याण की हमारी कमिटमेंट है, ये मॉडल बना है। हमने उज्ज्वला योजना के तहत जो 4.5 करोड़ लोगों को गैस पहुंचाई है, माताओं की आंखों से आंसू पोंछे हैं हमने, ये एक रिकॉर्ड है। रमाकांत जी बोल रहे हैं इस बात पर, और कभी यूपी के बेटे और कभी बुआ और बबुआ। ठीक है, रमाकांत जी अपनी बात रख रहे हैं इसी बात पर। रमाकांत जी अभी विदुर जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उन बिना सोचे समझे लोग बाग बोल देते हैं, मेरा वही कहना है कि आप भी कमेंट तो आपकी तरफ से ही जारी होते हैं, दोनों पक्ष की तरफ से खूब हमने देखा है और देखते आ रहे हैं। आज रिजल्ट जो भी रहेगा, सरकार किसकी बनेगी सामने आएगी, जो भी जनता ने जिसको चुना होगा, जिसको पसंद किया होगा, उसको वोट मिलेगा। आप उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, तो उज्ज्वला योजना की अगर बात करें, आज महिलाएं फिर दोबारा से आपकी महंगाई की जो मार आपने जो लोगों की पीठ पे जो दी है, आज महिलाओं ने फिर दोबारा से अपने चूल्हे चालू कर दिए हैं गांव में। कितनी है महंगाई? रमाकांत जी आप तो पत्रकार हैं, आप प्रवक्ता नहीं है, आप ये बताइए महंगाई कितनी है? एक बार आंकड़े से बात बिल्कुल आप कांग्रेसी प्रवक्ता थोड़ी हैं, आप तो पत्रकार हैं, बताइए कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। महंगाई दर क्या है? देश का महंगाई दर क्या है बताइए। मैं आपको वही बात नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ रमाकांत जी, मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप महंगाई दर बताइए देश में क्या है? आप देखिए आज द्वारा से अभी फिर गैस सिलेंडर कोई उनके कान में बता रहा है। नहीं मैंने उनकी सुनी भी नहीं, मैं आपको मैं महंगाई दर पूछ रहा हूँ। नहीं आप मेरी सुनिए। आप क्या है कि जो जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं आपसे महंगाई दर पूछ रहा हूँ। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम, मेरी बात सुनिए आप, गैस के दाम नहीं बढ़े क्या? एक बार फिर आप इस चीज को विदुर जी मानिए, एक बार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ आपको। नहीं आप रमाकांत जी, नहीं मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। आप सुनिए मेरी बात, पहले मुझे ये तो स्पष्ट कर दीजिए गैस सिलेंडर का दाम कितना बड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है। नहीं ये जो हाँ मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, बताइए रमाकांत जी। मैं आप ही बोल रहे थे, मैं बीच में अनुमति से आपके बीच में बोल रहा हूं। कोई नहीं, बोलिए। देखिए ये जो क्लीशे है ना कि आप किसी को कहीं घेर नहीं सकते तो जबरदस्ती की एक कृत्रिम महंगाई बता दे। आज जब हम 2014 से शासन में हैं, आज हमारा महंगाई दर जो इन्फ्लेशन रेट है, जिस पर महंगाई का सूचांक जो है वो 3 से 4% की ऑन एन एवरेज रहा है। जब देश के अंदर और विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना काल में, विदु जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, विदु जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। संवाददाता सुशील मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, एक बार कुछ अपडेट्स ले लेते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा, उसके बाद मैं सारिका जी के पास आऊंगा, अपनी बात रखेंगे। सुशील अपडेट्स दीजिए सबसे पहले आप।
बिल्कुल, देखिए केशव, हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पे हैं और दिल्ली में आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही जश्न का माहौल है। जिस तरह से रुझानों में बीजेपी आगे आ रही थी और बीजेपी आ रही है, रुझानों में भी आगे आ रही है, अभी भी शुरुआती जो दौर है उसके मुताबिक भी, और अभी अंदर आप देखें तो बिल्कुल चहल पहल का माहौल है। और जो अमूमन जीत के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिली है, तो उसके अनुसार यहाँ भी वैसी चहल पहल दिख रही है। जी, जीत बनती हुई दिख रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। सारिका जी अपनी बात रख रहे हैं, विदु जी फिर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। सारिका जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी सर, जो आप आंकड़े कहते रहते हैं कि हमने 4 करोड़ सिलेंडर दे दिए, 8 करोड़ सिलेंडर दे दिए, आपके ही अपने सरकार के आंकड़े हैं कि 85% ऑफ दी सिलेंडर आर नॉट रिफिल्ड। 85% से ज्यादा महिलाएं दोबारा क्षमता नहीं रखती कि ये सिलेंडर खरीद सके, क्योंकि आपने एलपीजी की सब्सिडी हटा दी है। जो चीज 450 रुपए की थी अब 950 रुपीज की है। आप अपने इन्फ्लेशन के रेट्स, इन्फ्लेशन के आंकड़े कम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बदल सकते हैं, लेकिन जो महंगाई लेडीज को टच कर रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आज सच ये है कि रूरल विमेन हैव गॉन बैक, उपले जलाने शुरू कर दिए, उन्होंने लकड़ी जलाना शुरू कर दिया। उसका जो इंडोर पोल्यूशन है उनके और उनके बच्चों के फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, और ये ही सच है। आप ना ही माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन रूरल पुअर के छोड़िए, इवन अर्बन पुअर, सिकंदरपुर, नाथुपुर जैसे एरियाज में ओपन में हमने चूल्हे जलते देखे हैं। तो आप ये जो 8 करोड़ हमने 4 करोड़ सिलेंडर दे दिए, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप रिफिल करने की क्षमता नहीं देते। मैं आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बता दें। यूपी में भाजपा अपना शतक पूरा कर चुकी है। शुरुआती रुझानों के अनुसार 100 सीटों पर बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी जो है वो नजर आ रही है। ये आंकड़ा भी आप देखिए साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी का मीटर जो है वो 100 तक पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी का मीटर 58 है। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर है और कांग्रेस अभी 1 ही सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जिसकी बात की जा रही थी वही अभी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जिट पोल से मिलते जुलते नतीजे जो हैं वो यहीं पर सामने आ रहे हैं। सारिका जी, तमाम सारी बातें अगर रखी जाएं तो क्या वोटर इस बात को नहीं समझ पा रहा है या विपक्ष नहीं समझा पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी करनी में अंतर है? क्योंकि जो फिगर्स है, जिसे रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है, वो तो बीजेपी के फेवर में नजर आता है। अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब से पिछले 7 साल में मीडिया को जिस तरह बीजेपी ने कब्जे में कर लिया है। मीडिया कब्जे में नहीं है, पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूं। मैं क्या मीडिया उतना ही टाइम देती है कांग्रेस को और विपक्ष को नहीं देती मैं है? मीडिया के अंदर का व्यक्ति हूं, मैं मीडिया का व्यक्ति हूं, एकदम खुलकर इस बात को कह सकता हूं, किसी का कोई कब्जा नहीं होता है। कब्जा ये होता है कि आप कितना टाइम देते हैं। आप क्या इतनी हम एक्टिविटीज आम आदमी पार्टी में कर रहे हैं, क्या आप उतना ही कवरेज आम आदमी पार्टी का करते हैं जितना आप बीजेपी का करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। आप पिछले 1 साल का ऑडिट निकाल के देख लीजिए। आपने कितने बीजेपी के फंक्शन कवर किए, कितने कांग्रेस के कवर किए, कितने आम आदमी पार्टी के कवर किए? पार्टी है सारिका जी, और कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है। बीजेपी के अलावा 7 और नेशनल पार्टीज हैं सर। हमने सभी इवेंट्स को कवर किया है। बीजेपी के अलावा 7 और नेशनल पार्टीज हैं, और आज आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने जा रही है। टेक्निकल बातें कर दी शुरू, तो मैं बोल देता हूं कि जो भी प्रेस रिलीज, जो भी प्रेस इन्विटेशन हमें आते हैं, हमें मतलब मीडिया को आते हैं, मीडिया उसे कवर करता है। हम क्यों किसी से परहेज करेंगे और हम क्यों किसी की भक्ति करेंगे? हमारा क्या लाभ है उस चीज से? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, आप तो दिल्ली में है, दिल्ली के चैनल्स को अपने कब्जा करने की सोचा है? क्या फायदा उसका? ऐसा नहीं होता है कि किसी एक राजनीतिक दल का कब्जा है। ये पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली होता है। मीडिया का जो मीडिया का जो रोल है लोगों को माइंड में ले जाने के लिए, वो आप हटा नहीं सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले एंड द बीजेपी हैज कैप्चर्ड दैट मार्केट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। डेफिनेटली, बट मीडिया डजंट वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। It does, whether it works or not, but you are definitely giving undue importance to functions that are covered by the BJP and you're not giving enough time to the other 7 national parties that you know that. केशव जी, मेरी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, आप कोई बड़ा इवेंट कवर करेंगे, मैं पर्सनली आऊंगा उसे कवर करने के लिए। अगर आप करेंगे तो आम आदमी पार्टी आप मुझे इन्विटेशन दीजिए, मौका दीजिए, मैं आऊंगा। ठीक है, मैं विदु जी के पास आता हूं इस बात को लेकर, फिर मैं आ रहा हूं कपूर साहब आपके पास। विदु जी जल्दी से। मैंने सबके व्याख्यान मैं कपूर साहब आ रहा हूं, एक बार तुरंत आ रहा हूं। देखिए, इन लोगों की शिकायत दूर नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि वो केजरीवाल जिनके पास वेतन भोगियों को वेतन देने के पैसे नहीं थे, वो कितना स्पेंडिंग कर रहे थे। वो मीडिया में एडवर्टीजमेंट का वो एक पूरा का पूरा है। मैं आज केजरीवाल पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये लोग जो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। विदुर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आज भी देख लीजिए, आज की जो कॉन्वर्सेशन है,
नहीं, तो फिर आप भी बीच में मत बोलिए आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप भी नहीं बोलेंगे, फिर आप बीच में नहीं बोलिएगा। सारिका जी आप चिल्लाइए नहीं, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है सारिका, ठीक है सारिका जी, मैं उनकी बात लेता हूँ। मुझे समय दिया आपने, ठीक है केशव जी मुझे समय दिया आपने, ठीक है मुझे समय दिया आपने, आप ही का समय, ठीक है विदु जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपको हर किसी से वो आपके बीच में नहीं बोल रही हैं, आप उनके बीच में नहीं बोलेंगे। मेरे समय के बीच में, मेरे समय के बीच में पहले सारिका जी आई, बिल्कुल भी नहीं आई जी। आप, मैं बोल रहा था, आपने मेरा समय सारिका जी को दिया था, मैं शांति से सुना था। मैं शांति, सारिका जी आपकी शिकायत नहीं दूर कर सकता कोई भी, आप खुदा भी नहीं कर सकते। मैम ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार रखने दीजिए बातों ने, फिर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा सवाल लेने के लिए। सारिका जी, एक तो ना वी शुड नो द डिबेटिंग एटिकेट्स, एटलीस्ट वी शुड नो द डेफिनेटली यू डोंट नो दैट बिकॉज़ आप बाकी सबको इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं सर, प्लीज डोंट बी पर्सनल। कांग्रेस को भी इंटरप्ट कर रहे हैं। सारिका जी, मैडम प्लीज डोंट बी पर्सनल। मैडम प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाइम। Allow me to tell you one thing. Please do not. Today this has shown that this is exactly what is happening. मैडम प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट वेस्ट। इनको चुप करवाइए, उतना ही टाइम बीजेपी केशव को जी दिया इनको जाता है। चुप करवाइए। यह जानबूझकर अराजक व्यक्ति, अराजक पार्टी है, यह अराजक पार्टी है, यह अराजक पार्टी है, डिबेट को डिटेल कर रही है। अरे मुझे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? सारिका जी, आपके कहने से नहीं रखूंगा सारिका जी, यू आर नोबडी टू ऑर्डर मी। आप सारिका जी थोड़ा शांत रहिए, पानी पीजिए आप जी। अच्छा चलिए, अब मैं बताता हूं। देखिए क्या हुआ कि ये सारिका जी का आप मूल पता करेंगे, या सारिका जी का व्यक्तिगत नहीं कहता मैं, जो आम आदमी पार्टी का मूल है ये कांग्रेस ही है। कैसे? 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी थी दिल्ली के अंदर, हम प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी रहे। उसके बाद पूरे का पूरा जो वोट ट्रांसफर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में हो गया, यह कांग्रेस का निकम्मापन था जिसको आम आदमी पार्टी ने मुफ्तखोरी का टीका लगाकर कर लिया। अच्छा, आप सारिका जी बहुत बोलना चाह रही हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, महिला भी है वो। मैं उनसे एक निवेदन करता हूं, बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है मेरा, बड़ा छोटा सा स्पेसिफिक सा। ये बार बार अपने मॉडल की चर्चा करती हैं, मॉडल बताती नहीं है, केवल मॉडल कोई कृत्रिम मॉडल बताती हैं। लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है, आप केवल एक कह रहा हूं, नोट कीजिए, एक नया स्कूल अगर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर खोला तो उसका नाम बता दीजिए। एक नया विश्वविद्यालय खोला, उसका नाम बता दीजिए। सिर्फ एक कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई एक नया अस्पताल खोला हो, उसका नाम बता दीजिए। आपके मोहल्ले क्लिनिक की क्या स्थिति थी कोरोना काल में, सारी दुनिया ने देखी है, और आपने तो खुद खोल कर दिखाया है कि किस प्रकार से आप बार बार रोते रोते जाते थे। तो इसलिए लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट, और एटलीस्ट टेक द चैलेंज, हैव द करेज टू टेक द चैलेंज। एक का नाम बता दीजिए और उसके बाद लंबा भाषण दीजिए। ठीक है, एक का नाम, ठीक है, केवल एक का नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। एक भी नहीं खोला, केवल कांग्रेस की तरह चालबाजी, जादूगरी, केवल झूठ ठीक है। और अराजकता। मैं जल्दी से इस बात का जवाब ले रहा हूं, फिर मुझे कपूर साहब के पास केशव जी से शिकायत, बीजेपी से शिकायत, मीडिया से शिकायत, सभी से शिकायत। एक का नाम बता दीजिए, ठीक है, और नहीं बता पाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं आऊंगा कपूर साहब के पास सीधे। चलिए, सारिका जी, मैं नोट कर रहा हूं। सबसे पहले ये सारिका जी नोट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जो लैंड है, यू कैन कीप क्वाइट एंड लिसन। सबसे पहले जो लैंड है वो डीडीए के अंदर है, और डीडीए जो है वो बीजेपी के अंदर है, इसीलिए कोई भी नए स्कूल की लैंड नहीं दी गई है। लेकिन हमने जो लैंड अवेलेबल थी उसी में 20,000 एकर्स ऑफ लैंड। सर आई एम टॉकिंग, कीप क्वाइट। विदुर जी चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ। विदुर जी चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ। विदुर जी आप चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ। विदुर जी आप चुप रहिए, इस समय मेरा समय है। केशव जी अब आप उनको चुप रहने का बोलिए, वरना उनको म्यूट करिए, क्योंकि इनको आता नहीं है कि बात सुनना। विदु जी अब आप चुप रहिए। सुनिए विदु जी, एक बार मैं आऊंगा उनके पास, मैं आऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगा सर, मैं आपके पास ही आऊंगा सर, मैं आपके पास ही आऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ सर, विदु जी मैं पूछूंगा। विदु जी सुनिए तो सही मेरी बात, वो अपना जवाब दे रही है, उन्हें थोड़ा सा बोलने तो दीजिए सर। आप ही पूछेंगे, आप ही जवाब देंगे, आप ही ऑब्जेक्शन करेंगे। वो अपना जवाब दे रही है, थोड़ा सा उन्हें बोलने दीजिए, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, मैं चिंता ना कीजिए, मैं आ रहा हूं सबके पास। सारिका जी रखिए अपनी बात जल्दी से। देखिए, बीजेपी जो लैंड है डीडीए, वो हमारे अंडर नहीं है, वो गवर्नर के अंडर आती है। हमें किसी भी स्कूल के लिए लैंड नहीं दी गई है। हमने एग्जिस्टिंग स्कूल्स में 20,000 न्यू क्लासरूम्स बनाए हैं, जो पिछले 75 ईयर्स में किसी भी स्टेट में नहीं हुए, वो हमने करके दिखाया है। रिसेंटली हमने 24th गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल बनाया है। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, यूपी से में, उत्तराखंड में जितने भी बीजेपी गवर्न स्टेट्स हैं, वहां एक स्कूल का नाम बता दीजिए, सरकारी स्कूल जहां पे बीजेपी ने एक स्विमिंग पूल है। आज आप पूरे राज्य में, पूरे
कंट्री में इतनी स्टेट्स में आप हैं, आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए जहां पे आपने गवर्नमेंट स्कूल में एक स्विमिंग पूल क्रिएट किया है। एक स्कूल का नाम बता दीजिए, मैं चैलेंज करती हूं। एक नाम दे दीजिए सर, हम भी सुन रहे हैं। केजरीवाल जी ने अब ये साबित हो गया। आप पहले जवाब दीजिए कि आपने क्या एक भी स्कूल में स्विमिंग पूल क्रिएट किया है या नहीं किया है? अरे सुनिए तो सही, बता रहा हूं ना। उसके लिए जवाब सुनने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। सारिका जी, जवाब सुनने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। और जवाब मैं दे रहा हूं, और मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूं तो स्पेसिफिक आंसर्स भी करता हूं। देखिए, सारिका जी ने अभी अभी लाइव डिबेट पे कंसीड कर लिया कि जिस मॉडल के वो बखान कर रही थी, उस बखान के तोते उड़ चुके हैं। एक भी स्कूल नया नहीं खोला, एक भी अस्पताल नया नहीं खोला, एक भी विश्वविद्यालय नया नहीं खोला, ये कंसीड कर लिया। अब मैं जवाब देता हूं। हमने प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प किया है। 43 जिलों के अंदर खुल चुके हैं, 37 में काम चल रहा है। देखिए, इस प्रकार की बात, हरियाणा जहां से मैं बिलोंग करता हूं, हम प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। गुड़गांव का मेडिकल कॉलेज का स्टेटस भी बता दीजिए सर। रोते रोते दिल्ली के पास जाते हैं, मीडिया पर आते हैं। स्टेटस बता दीजिए सर। 7 साल से बता रहा हूं ना जी, 7 साल से आपने अनाउंस किया था। गुड़गांव के मेडिकल कॉलेज का स्टेटस बता दीजिए सर। सारिका जी, एक बार सारिका जी बता देता हूं। सारिका जी, चलिए आप उत्तर प्रदेश से गुड़गांव तक की यात्रा पर तो आ गई, ये मेरी कामयाबी है, लेकिन मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। देखिए, केवल बातें करना, और ये कला आपने कांग्रेस से सीखी है। जिस प्रकार कांग्रेस का वोट सारा खींच लिया, आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का मिलेगा, मुझे पता है। मैं आपको जानता नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुझे पता है आप कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ी मिलेंगी कभी ना कभी। ये प्योरली कांग्रेस वाले लोग हैं जिसने कांग्रेस से झूठ बोलने की कला सीखी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। विदु जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। विदु जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मुझे थोड़ा सा ट्रैक पर रहना है प्लीज। ये दिल्ली और हरियाणा की बातें हम फिर भी करते रहेंगे। भाई विदु जी, देखिए, आपका जो मॉडल है, आपने कहा कि हमने फला काम किए, ए काम किए, एक्स काम किए, वाई काम किए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पॉलिटिकल रिजल्ट की फिगर्स अभी आ रही है, इलेक्शन रिजल्ट की फिगर, वो आपके काम के ऊपर टिक मार्क लगा रही है। मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली के अंदर जो इनके काम है सर, पंजाब के अंदर उस पर भी तो टिक मार्क लग रहा है ना, फिर उसको कैसे डिनाई कर पाएंगे? कपूर साहब, आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर। देखिए जनाब, मैं बता रहा हूं। विदु जी, मैं आऊंगा बहुत समय, थोड़ा सा कपूर साहब को सवाल मुझसे है क्या? मैं आपसे भी लूंगा, यही सवाल लूंगा, सेम क्वेश्चन लूंगा, लेकिन पहले कपूर साहब के पास में आ रहा हूं। देखिए, जो आम जनता है, मैंने बहुत विश्लेषण सुने, सब साथियों के सुने, पर मैं आपको एक आम जनता की धारणा बताना चाहता हूं कि कोई भी देखिए पार्टी है, जो प्रोग्रेसिव पार्टी है, जो विकास करेगी, वो हमेशा अपना दायित्व हर स्टेट के अंदर और सेंटर के अंदर में लेके आएगी। जो भी कार्यशील विकासवादी पार्टी होगी वो करेगी। देखिए, प्लस माइनस तो हर एक में चलता है, पर थोड़ा सा समय जरूर लेता है। पर आप पुराने आंकड़े देख के देखिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी रिपोर्ट्स आप देखिए कि हमारा देश जो कि एक लोकतांत्रिक है, उसके बावजूद भी देखिए कि देश कहां से कहां प्रगति करके गया है। कोई यहां पर देखिए, चाहे मैं उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करता हूं, आप देखिए वहां में अभी हमारे रुझान जो है वही बता रहे हैं कि वहां पर, इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसने काम किया होगा, तभी उसको वहां पर वोटर्स ने वोट दिए। चाहे वो दिल्ली के अंदर है, जिस पार्टी ने काम किया उस पार्टी को उन्होंने अच्छे वोट दिए। ये जो काम नहीं कर रही उसे नकार रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये तो पार्टी के, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बीजेपी है कि कांग्रेस है कि कोई भी पार्टी है राजनीतिक, मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहूंगा। मेरा एक स्पष्ट है, देखिए हम लोग भी सोशल वर्कर हैं, हम सोशल वर्कर हैं और हमें भी दुनिया जानती है, हम भी दुनिया के बीच में जाते हैं, व्यूज लेते हैं, कार्य करते हैं, तो पता लगता है कि जो भी प्रोग्रेसिव, चाहे वो ए पार्टी है चाहे वो बी पार्टी है, वो हमेशा राज करेगी, वो वोटर्स को लेगी। पर मैं एक यही आग्रह सबसे करूंगा, एक दूसरे के ऊपर लांछन मत लगाइए। जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा बताएंगे कि कहां पर क्या किसने काम किया है। रमाकांत जी के पास में यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज
सॉलिड पॉइंट पे आप डिस्कस करिए। ठीक है कपूर साहब, रेलेवेंट पॉइंट है उस पे आप डिस्कस करिए। सारे पॉइंट सॉलिड होते हैं सर, राजनीति के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट छोटा हो जाता है, कोई पॉइंट बड़ा हो जाता है, सब पॉइंट छोटे हैं, सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे छोटा बड़ा बना देते हैं राजनीति। अब मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि जैसे महंगाई का मुद्दा था, अभी मैं ये आपसे एक और कहूंगा कि जैसे आज यूक्रेन और रशिया की भी लड़ाई हो रही है, देखिए क्रूड ऑयल के रेट्स कहां से कहां पहुंच गए, पर हमारी सरकार ने उसके रेट नहीं बढ़ाए, महंगाई पे कंट्रोल किया उन्होंने, कोरोना से निपटे, कितने खर्चे हुए, चाहे कोई वो सरकार होती वो भी करती इसके ऊपर। तो ये दोष देना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है, तो सरकार कहां जाएगी? ठीक है, सरकार के खजाने खाली हो जाएंगे, कोई भी सरकार हो। तो इसलिए बेहतर है कि हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए, हमें सहन शक्ति के साथ चलना चाहिए, और जो भी पार्टी आती है उसको हमें मजबूती के साथ उसको साथ देना चाहिए। बस यही है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं रमाकांत जी के पास आ रहा हूं इसी बात को लेकर। मैं रमाकांत जी, जो दिल्ली का मॉडल था, अगर आम आदमी पार्टी ने अपना पंजाब के अंदर वो मॉडल दिखाया और जनता उसे एक्सेप्ट भी कर रही है, उसे देख भी रही है, उसे स्वीकार भी कर रही है, और फिगर्स भी इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का रुझान जो देखा जा रहा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, परंतु अभी समय बाकी है कि इसमें सरकार किसकी बनेगी। अभी कुछ, हालांकि मैं इस रुझान को नहीं कहा जा सकता, परंतु आम आदमी पार्टी का जो मॉडल की जो बात करते आए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर वहाँ की जो सरकार है, और दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते रहे कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हम सब लोगों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को वहां के पंजाबियों ने या फिर वहां के वोटरों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वास्तव में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ऐसा अच्छा कर रही है, तो क्यों ना हम उसको मौका एक पंजाब के अंदर दिया जाए। तो हो सकता है कि आज इस प्रकार के आंकड़े हैं तो वो इस रुझान में शायद इस बार आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बना पाए, जी सरकार बना पाए। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां कांटे की टक्कर फिलहाल दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी 26 और 30 की फिगर है वो। बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस प्रकार से देखो, अब सभी लोग अपनी ताकत लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां काफी ऐसे नहीं काम नहीं किए हैं, काम करवाए हैं। कांग्रेस काफी पहले भी, उससे पहले थी तो कांग्रेस ने भी वहां काम करवाए हैं। एक रमाकांत जी, ये चीजें देखने को मिली थी, देखिए 3 मुख्यमंत्री बदले गए, अब पुष्कर सिंह धामी ने लास्ट में बागडोर संभाली, और जिस समय तीरथ सिंह रावत को चेंज किया गया, पुष्कर धामी के हाथ में कमान सौंपी गई थी, तो लोगों को उस समय लग रहा था कि अब मामला कहीं गड़बड़ कर सकता है, लेकिन वहां पर राजनीतिक विकल्प जो है वो नहीं मिल पाया। बीजेपी कमजोर तो हुई, लेकिन कांग्रेस स्ट्रांग नहीं हो पाई वहां पर, तो जितना लाभ मिलना था कांग्रेस उतना लाभ नहीं ले पाई। नतीजा निकला कि वो लाभ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मिल गया। फिगर्स बता रही हैं अब भी। बिल्कुल आपका कहना सही है, फिगर बता रहे हैं कि इस बार, परंतु इसमें क्या है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फिगर बढ़ाने के लिए ही, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे जो वोट बैंक है या फिर हमारे कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी, उनमें आपस में जो तालमेल नहीं बन पा रहा था, उस कारण बस ये सारी चीजें हटाते रहे कि एक बार दूसरा मुख्यमंत्री बनाया, फिर तीसरा बनाया, तो ये वही एक रिजल्ट है। परंतु अभी इसमें रुझान आने के रमाकांत जी, यहां पर एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ये पार्टी का जो इंटर डिसिप्लिन होता है सर, ये भी एक वोट पॉलिटिक्स के अंदर काम आता है। देखिए, कांग्रेस और उत्तराखंड 2 राज्यों को कंपेयर करते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगा गया, उसके बाद किस कदर हालात पार्टी के अंदर बदले, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, और अपनी ही पार्टी के जिससे वो मुख्यमंत्री रहे, जिस पार्टी ने उन्हें बनाया, उसके विरोध में उन्होंने प्रचार किया, उसकी वोट काटी। उसके बाद सिद्धू और चन्नी को लेकर किस तरह की रस्साकसी चली, किस तरह से अंदर के ही लोगों ने पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की, खुलेआम इस बात को देखा। सुनील जाखड़ को मौका नहीं दिया गया, उनकी टिकट काटी गई, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। नेगेटिव इंपैक्ट इस बात का बढ़ता। अब उत्तराखंड के साथ इसी सिचुएशन को आप कंट्रोल एक बार सिमिलर कीजिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत उनकी जगह आए, कोई बगावत नहीं की, उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला उसे स्वीकार करते हैं, साथ दिया। तीरथ सिंह रावत को हटाया गया, पुष्कर धामी आए, तीरथ सिंह रावत ने भी यही बात की कि पार्टी का जो फैसला उसे स्वीकार करता हूं। तो ये जो इंटर डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर का, ये वोटों को प्रभावित करता है इलेक्शन के अंदर, और विपक्षी पार्टियों को इस बात को समझना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी राय सिंह जी है नहीं, वो आएंगे, मैं सवाल उनसे करूंगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने मेरे से अच्छा इसका पहले ही विश्लेषण कर दिया है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को इस चीज से तो सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से जो प्रोटोकॉल को निभा रहे हैं या एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं, सभी मैं नेताओं की बात करता हूं कि ये नाराजगी क्यों नहीं आई,
परंतु जैसे विपक्ष का आरोप रहा कि जो नाराजगी वाली जो बात है, तो कहीं ना कहीं कि उनको ये भय रहता था कि हमें पार्टी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, हमें पार्टी से हटा तो नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है, पर मैं इस चीज पर ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि उनके अपने क्या विचार रहे होंगे। ये डिसिप्लिन वाली बात आम आदमी पार्टी के अंदर भी पंजाब में देखने को मिली है। राघव चड्ढा जी ने ये नहीं कहा कि मेरा प्रत्याशी होना चाहिए, हाँ, फुल्का ग्रुप ने नहीं कहा कि मेरा आदमी होना चाहिए। सीएम ने जो बात कही उसको माना नहीं, गया? नहीं। हाँ। उनके तो संस्थापक अध्यक्ष, हाँ। नहीं, संस्थापक उनके सदस्य जो हैं वो तक पार्टी के बारे में क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। खालिस्तानियों वाला आरोप जो है वो कुमार विश्वास जी ने लगाया। इससे पहले योगेंद्र यादव जी को किस प्रकार से प्रशांत भूषण जी के साथ ट्रीटमेंट हुआ। नहीं, वो पुरानी बात हो गई विदु जी, वो पुरानी बात हो गई। मैं अभी कांग्रेस की इलेक्शन स्टेट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो इसी चुनाव की खालिस्तानी की बात करोगे तो इसी चुनाव बहुत सारे आरोप आप पर भी लग जाएंगे। विदुर जी बात मत करिए खालिस्तानी पर। नहीं भाई साहब, ये गलत बात हो रही। नहीं, आपने इसका मतलब मेरा पॉइंट नहीं सुना। कुमार विश्वास जी जो है वो फाउंडिंग मेंबर थे कि नहीं थे आम आदमी पार्टी के? केजरीवाल के सबसे नजदीक लोगों में थे कि नहीं थे? अच्छा, ये पूंजीपतियों की बहुत बात करते हैं। जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने जिन 2 लोगों को भेजा, वो किन लोगों को भेजा और किन लोगों को नहीं भेजा, इस पर भी तो चर्चा हो कभी। देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस भारतीय राजनीति का प्रदूषण रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे जाकर प्रदूषण कर रही है। किस प्रकार से हर हथकंडा अपनाना, चाहे बच्चों की कसम खाने से लेकर हर प्रकार का झूठ बोलना, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और राजनीति का न्यूज जी इस बात के ऊपर हो चुकी है लंबी चौड़ी चर्चा। वो अनमैच्ड है। विदु जी वो स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना था कि भाई नए आए थे राजनीति में, पता नहीं था, जब आगे बढ़े तो पता लगी चीजें। पहनते तो अभी स्वेटर ही है ना सर। तो इसका मतलब गलत कह रहे थे ना, उसके लिए क्षमा तो मांग लो। 8,000 करोड़ का प्लेन तो नहीं लेके घूम रहे ना सर? नहीं, प्लेन व्यक्तिगत नहीं है मैम, अगले वाले को भी मिलेगा। अगर आप कल को बनेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। 8,000 एक आपदा के टाइम में जब आपने 9 महीने तक कोठी नहीं छोड़ी उन्होंने। जब मुख्यमंत्री ने रहे थे 9 महीने तक कोठी नहीं छोड़ी थी। आपने जब जीएसटी स्टेट्स को नहीं दिया सर, कोविड का नाम लेकर 9 महीने तक कोठी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। आपने जब जीएसटी का कोविड का नाम लेके स्टेट्स को जीएसटी नहीं दिया। कोठी वाले केजरीवाल साहब मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए। जो शराब के ठेके वाले केजरीवाल साहब जब सुन लीजिए, बढ़ाने वाले। विदुर जी, नहीं, आपकी बारी नहीं आई अभी मैं बोल रहा था। नहीं, आपने बीच में बोला। अभी आप सुनिएगा, मेरी बात खत्म होने के बाद बोलिएगा। आप जरूर बोलना, मैं सुनूंगा। आपका बीच में नहीं बोला। नहीं, आप रमाकांत जी के ठेकेदार ना बनिए। आप मेरे बाद आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, मैं सुनूंगा, धैर्य से सुनूंगा। तो मैं जल्दी से ये बता रहा हूं, बहुत जल्दी से बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी किसका स्पेस कंसीड कर रही है? कहीं पर भी भाजपा का स्पेस नहीं कंसीड कर पा रही है। जहां पर भी एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का मॉडल है, एक जगह पर भी ऐसी जगह नहीं है। ये किसका वोट ले रहे हैं? पंजाब में क्यों नहीं जोर लगाया? किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। विदु जी, एक सवाल ये भी है कि पंजाब में क्यों इतना जोर? हमने बहुत जोर लगाया है। देखिए, ये अकालियों को भी नहीं मनाया सर आप लोगों ने? देखिए, चुनाव के अंतिम दिनों में मैं पंजाब में रहा। नहीं, मनाया, खूब मनाया। लेकिन बात यह है कि हम लोग वहां पर पंजाब के अंदर जो अलायंस हमने स्टिच किया, थोड़ा देरी से तो किया, लेकिन उसका जो मोमेंटम बढ़ा अंतिम दिनों में, हमने देखा है किस प्रकार से हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और गठबंधन में हम सरकार बनाने वाले हैं पंजाब के अंदर। ये पंजाब के नतीजे आपको चौंकाएंगे। हमने हर जगह पर सर 84 सीटों के रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 40 पर है, कांग्रेस 27 पर है और भाजपा और समर्थन वाले दल 5 पर है। अभी कहां से गठबंधन की सरकार बन जाएगी विदु जी? जो स्थिति कांग्रेस की यूपी में है वही पंजाब में आपकी। लेकिन ये बढ़ेगी, ये फिगर बढ़ेगी, ये फिगर बढ़ेगी। ये 5 का 50 हो जाएगा आपको लग रहा है? मुझे पीछे से एक दुष्ट हंसी सुनी। ये 5 का 50 हो जाएगा आपको लग रहा है? जी, 5 का 50 भी होगा, 5 का 60 भी होगा और हम सरकार भी बनाएंगे। फिर तो हम 60 भी लेकर आएंगे। फिर हम गठबंधन में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन मेरा जो कहना है, मेरे साथ डाबला साहब भी जुड़ गए। आम आदमी पार्टी के पास आपकी ये बात सुनकर डाबला साहब को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ओम प्रकाश डाबला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। डाबला साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभी 1 पर है रुझान, 1 सीट जीतते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? उत्तर अभी तो देखिए, आप कौन से चैनल की बात कर रहे हैं? अभी मैं देख रहा था 20
4 पे वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन चैनल की छोड़ दीजिए सर, मैं आपको अधिकृत आंकड़े बता रहा हूँ। पता नहीं कहा चैनल का सर्वे नहीं, मैं अधिकृत आंकड़े आपको बता रहा हूँ। जी जी। देखिए, ये तो शुरुआती रुझान है। हम यूपी के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छा रहेगा यूपी के अंदर। पंजाब के अंदर? और हम पंजाब में भी अच्छी स्थिति में है। अभी फर्स्ट रुझान में भी कांटे का संघर्ष चल रहा है कोई, और जब रुझान पूरी तरीके से आ जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छी स्थिति हम उत्तराखंड में भी सरकार बनाएंगे और अभी गोवा में भी हमारी अच्छी स्थिति चल रही है। तो अच्छी स्थिति अच्छी विपक्षी पार्टी जो बनने की है या नतीजे सरकार आ बनने रहे की? हैं, आप देखिए जितने भी एग्जिट पोल थे उनके विपरीत आ रहे हैं। अच्छी स्थिति अच्छा विपक्ष बनने की है या सरकार बनाने की है? सरकार बनाएंगे। आंकड़े तो नहीं कह रहे सर, सरकार बनाएंगे। अभी 13 का डिफरेंस है। में पंजाब में 13 का डिफरेंस है अभी, और एग्जिट पोल्स ने भी यही कहा है कि आम आदमी पार्टी बना रही है सरकार। देखिए, ये तो चलता रहेगा, कभी ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये अभी पहला रुझान। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछ लेता हूं। अगर आप एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को नहीं मान रहे हैं डाबला साहब, तो आप मुझे वो 3 कारण बताइए जिसके आधार पर आपको लगता है कि पंजाब में हम इन 3 कारण के आधार पर सरकार बना सकते हैं। देखिए, जो चन्नी जी जब मुख्यमंत्री 3 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और जनता उनके कार्यकाल को देख करके फिर से चुन्नी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है कि उन्होंने, चाहे वो किसानों के कर्जे की बात हो, चाहे चन्नी साहब को आपकी पार्टी में सिद्धू जी मुख्यमंत्री नहीं देखना चाह रहे थे सर, आप जनता की बात कर रहे हैं डाबला साहब। इंटर पार्टी के डिस्प्यूट थे खुलकर सामने आए हैं, अब तो कम से कम ठीक से बात कीजिए। आज इलेक्शन रिजल्ट का दिन है सर, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं 3 कारण पूछ रहा हूँ। सारिका जी बैठी है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, वो हंस रही है आपकी इस बात के ऊपर। आएगा। ठीक है सारिका जी, वो अब भी आश्वस्त है कि पंजाब में देयर इन द सिचुएशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। चलो देखिए, कांग्रेस को तो कम से कम 20-22 सीट आ गई तो वो आगे चल रहे हैं, तो वो तो आश्वस्त है। बीजेपी के 5 है, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने वाले हैं। तो कहने को तो आजकल क्या है कि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब जनता की जब बात होती है ना, सारिका जी, क्या मैं इस पॉइंट को इस तरह से समझ लूं कि अगर गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे पंजाब में आप? देखिए, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, उसकी नौबत आएगी अगर नहीं, आती है और अगर हम वो जब आएगी तब देखेंगे। पर मैं एक आपको बात बता दूं, जो विदुर जी ने मतलब मना ही नहीं है अगर सिचुएशन अगर बच्चों की कसम एक बार और खा लो। देखिए विदुर जी बीच में आप बोला ना करें और व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये ना बहुत वाहियात लगता है नेशनल टीवी पे। एक तमीज से रहे। दूसरी चीज, दिल्ली में मैं आपको कह दूं, आप कह रहे थे दिल्ली, मैं आपको कह दूं विदुर जी नहीं, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। विदुर जी तीसरी बार कह रही हूँ, बीच में मत बोलिए। विदुर जी बीच में मत बोलिए, विदुर जी बीच में मत बोलिए, ये मेरा वक्त चल रहा है, चुप रहिए। विदुर जी मेरा समय चल रहा है, बीच में मत बोलिए। विदुर जी बीच में मत बोलिए। विदुर जी चुप रहिए, आप चुप रहिए थोड़ी देर, क्योंकि आपका मैं सुनने की आदत नहीं है। मैं समझ चाहती हूँ कि आपको लगता सारिका जी थोड़ा सा इस तरह से पर्सनल पिचिंग मत कीजिए प्लीज। ठीक है विदुर जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत चुटकी मत लीजिए प्लीज। विदुर जी, मैं आपको भी कह रहा हूँ, सारिका जी व्यक्तिगत कुछ नहीं, ये शालीनता रखे ना। ठीक है सारिका जी, थोड़ा सा पर्सनल अटैक्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए। 2 बार क्या बात कर रही है? ठीक है विदुर जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज। मैं उनको भी बोल रहा हूँ, सारिका जी रखिए अपनी बात, पर्सनल अटैक्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे देखिए शालीनता, अगर ये शालीनता रखेंगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, ये धमकाएंगी तो मैं नहीं चुप रहूंगा। ठीक है, नहीं धमका रही है। नहीं, आप शालीनता, आप धमकाए मत। आप भी ना किसी को कुछ बीच में बोले ना सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी बीच में मत बोलिए। आपके समय में हम चुप रहे हैं। आप अराजक हैं, आप क्या है, आपकी प्रवृत्ति अराजक है। कभी खंबे पर चढ़ जाते हो, खंबे पर प्लास लेकर चढ़ जाते हो। केशव जी उनको म्यूट कराइए। बिजली का बिल नहीं भरना, केशव जी उनको म्यूट कराइए। बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे। अब तो दारू भी घर में डिलीवर करवा रहे हैं। अब तो दिल्ली के अंदर दारू भी घर में डिलीवर करवा रहे हैं। मैं आपके पास सर वापस आ जाऊंगा प्लीज। विदुर जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखिए विदुर जी, आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं तुरंत आपके पास आऊंगा सारिका जी के पास। चलिए, मैंने इनको इनका मेडिसिन दे दिया। पंजाब में अपनी हार को नहीं सुनना चाह रहे और बीच में है ना केशव जी, मैंने सभ्यता से बात करियो। जी ठीक है डाबला साहब, मैं आऊंगा आपके पास। महिलाओं से सम्मान करना सीखो। ठीक है, मैं एक बार सारिका जी की बात ले लूं,
फिर मैं विदु जी आपके पास आ रहा हूं हर सवाल को लेकर, आप नोट कर लीजिएगा। वो आपके बीच में नहीं बोलेंगी, ये मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं। सारिका जी दे सकता हूं? ठीक है, लेकिन आप उन्हें सुन लीजिएगा विदु जी प्लीज। सारिका जी, तो जिस तरह आपने कहा कि हम कांग्रेस से का वोट लेके निकले हैं, हम आम आदमी पार्टी जब 2015 में सभी के वोट लेके निकली थी, 67 सीट्स दिल्ली की जनता ने हमें दिए क्योंकि उन्हें हमसे काम चाहिए था। बीजेपी को खाली 3 सीट मिली थी और कांग्रेस को 0। दूसरी बार 5 साल हमने काम करके दिखाया। और अगर आपको लगता है एक बार मैं रोक रहा हूं आपको, थोड़ी सी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दूं मैं। मणिपुर में बात अगर करें तो कांग्रेस 6 सीटों से आगे चल रही है। मणिपुर में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से करहल की जो सीट है वहां से अखिलेश यादव भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपडेट्स आ रही हैं सीटों के हिसाब से। सीएम चन्नी चमकोर साहिब सीट से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं की अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस 30 सीटों से आगे चल रही है, 30 सीटों पर आगे चल रही है पंजाब की अगर बात करें तो, और आम आदमी पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अभी गठबंधन के दलों के साथ सभी मिलकर 5 का आंकड़ा ही छू पाई है। गोवा में बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है और मणिपुर में कांग्रेस अभी लीड करती हुई दिखाई दे रही है 6 सीटों पर। सारिका जी वापस आता हूं, रखिए अपनी बात। थैंक यू सर। मैं यही कहना चाह रही थी कि जिस तरह दिल्ली में हमने काम करके दिखाया है, दिल्ली मॉडल जो है, आज केरला के बच्चे भी राहुल गांधी से पूछते हैं कि हमारे स्कूल अच्छे कब होंगे। बाकी अगर किसी भी और स्टेट की बात की जाए, कहीं इतना एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा। वी आर स्पेंडिंग 25% ऑफ आवर बजट ऑन एजुकेशन और वो दिखाई दे रहा है। 20,000 हमने स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं। हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को बच्चों को वो दे रहे हैं ट्रेनिंग, ताकि वो एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस पार कर रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन की मांग कर रहे हैं। ये और किसी स्टेट में अगर हुआ हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दिल्ली मॉडल हैज बीन अ सक्सेस, इट हैज बीन अ स्टुपेंडस सक्सेस। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की संख्या अब नेशनल टॉप 10 में आ रही है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये हमने काम की राजनीति करके दिखाई है और मैं उम्मीद कर रही हूं कि पंजाब की जनता को भी ये सुविधाएं जरूर मिलेंगी। ठीक है, मैं सारिका जी सवाल कर रहा हूं यहां पर आपसे। मैं सवाल उठा नहीं रहा हूं, मेरे सवाल को सवाल करने के रूप में ही आप लें इस चीज को लेकर। ठीक है, आपने जो भी काम किए हैं, आप दिल्ली का मॉडल अगर पंजाब के सामने रख रहे हैं तो अच्छी बात है, वहां के लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिगर्स पे इस बात को बता रही हैं। लेकिन दिल्ली के एक स्कूल की मॉडल्स की जब आप बात करती हैं मैम, तो थोड़ा सा इस बात का भी बताइए ना कि जो डिटेंशन रेट है वो कहां तक पहुंचा, वो कितना कम हो पाया। आपने पुराने एडमिशंस और नए एडमिशंस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी आप लोगों ने की है। 4 दीवारी को मजबूत, अच्छा, सुंदर बना लेने से एजुकेशन की क्वालिटी जो है आप किस तरह से इंप्रूव करेंगे और बच्चों तक वो कैसे पहुंचेगी। आप कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो पहुंच कैसे रही है मैम। रेट ऑफ एडमिशन तो उतने का उतना है, हमारे एडमिशन रेट्स तो उतने ही, क्योंकि अगर क्लासरूम्स बढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल इवन इन अ दिल्ली पब्लिक स्कूल इन गुड़गांव अगर 40 बच्चे अलाउड हैं तो 40 से कोई हम 50 या 60 तो बच्चे क्लास में नहीं कर सकते। मैं बताता हूं आपको, अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं, 11th क्लास में सरकारी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम के बच्चों की परसेंटेज जो है वो टोटल जो उनकी एफिकेसी है, टोटल जो उनका स्पेस है उसका 13 या 14% होता है। 14% बच्चे आप लोगों के पास आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम दीवारों को, लैबोरेटरीज को मजबूत बना रहे हैं। बच्चे तो लेकर आइए, कम से कम बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं ना, तो फायदा क्या हुआ। जिस फील्ड में बच्चे आना चाहेंगे, मान लीजिए कि जिस तबके से वो लोग आ रहे हैं, आई एम श्योर नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी इन द साइंस दिस थिंग, लेकिन अगर जितने